जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम करती है. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड in the state president appoints governor. Then let's talk about the preamble. So the constitution begins with an introductory statement called the preamble, based on objective resolution. It lays down the guiding principles and philosophy of the constitution. तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो preamble है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है और इसमें वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी इंक्लूड की गई है जो हम चाहते थे हमारे कंट्री में, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री में हम फॉलो करें. तो ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, है ना, पूरे हमारे देश की यूनिटी इंटेग्रिटी की बात करता है हमारा प्रियम्बल. आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है प्रियम्बल. इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to give to all, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity, integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारा प्रियम्बल है. अब ये प्रियम्बल देखिए, अगर इसमें आप बातें इसकी सारी अगर आप देखना चाहें तो ये क्या कहता है, इंडिया में अथॉरिटी सबसे जो अथॉरिटी लाइज विद और द अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पीपल इटसेल्फ. दैट्स व्हाई इट स्टार्ट विद वी द पीपल, है ना. तो इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद अ हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन रिलेशन विद द स्टेट्स. ओरिजिनली जो हमारा प्रियम्बल है प्रोवाइड्स दैट इंडिया शैल बी अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब ये सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सोशलिस्ट का क्या मतलब है. देखिए, पहले तो हमने बात कर ली कि वी द पीपल मतलब लोग जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, वी आर अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई. देन हमने अपनी मर्जी से सॉलमली हमने ये रिजॉल्व किया कि इंडिया को हम कैसा बनाना चाहते हैं, एक सॉवरन नेशन. सॉवरन नेशन का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा नेशन जो फ्री है एक्सटर्नली और इंटरनली, उसके ऊपर किसी चीज का, किसी एक्सटर्नल पावर का और किसी भी पावर या गवर्नमेंट या स्टेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. वी आर सॉवरन, वी आर अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर अस एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आर यू विद मी? Then second is socialist word. It means that India would try and get justice in the society. It will try and get the difference between the rich and the poor as less as possible. It will try to reduce inequality in the society. It will try to bring the downtrodden, the backward, the weaker section of the society upwards. So this is what we mean by socialist here. And then we are a secular country, which means that every religion in India would be equal. There would be no discrimination between religious communities. Every person will be given freedom to profess his religion without any interference of the government. Then it says that we are a democracy. That means the government would always be formed with the participation of the people. People will themselves elect the government of their choice. They will elect the representative of their choice who will on their behalf rule or govern the country. And इसके बाद we will try and secure to all citizens. फिर हम अपने सारे जितने भी हमारे सिटीजन हैं उनके लिए हम क्या करने की कोशिश करेंगे, we'll give them justice, social, economic and political. We'll try give them justice in all the three spheres, that is social, economic and political. Society में justice का मतलब है everybody will be treated equally. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर. कोई सोसाइटी में किसी को हाई कास्ट या हाई स्टेटस या हाई क्लास नहीं माना जाएगा, किसी को लो क्लास नहीं माना जाएगा. सब लोगों को एक बराबर सोसाइटी में स्टेटस होगा. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स सब लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल होंगी, है ना. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो सब उनको बेसिक नेसेसिटीज, सबकी जरूरतें जो है वो पूरी होंगी. पॉलिटिकल मीन्स वो उनकी जो पार्टिसिपेशन है
वो बराबर होगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पॉलिटिकली ऑल्सो। अगर पॉलिटिकल स्फेयर्स में पार्टिसिपेशन की बात है तो एवरीबडी वुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। लिबर्टी ऑफ थॉट, फिर आज़ादी, हमको देश में आज़ादी होगी किस चीज़ की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अपनी तरीके से सोचने की, अपनी बात को कहने की, अपने बिलीफ को मानने की, अपने फेथ और वर्शिप को मानने की। जो भी आप जिसको भी भगवान को मानना चाहते हैं, जिसको भी खुदा को जिसको मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, ठीक है। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हिंदुस्तान में सबका स्टेटस बराबर होगा, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस और किसी को कम प्रेफरेंस ऐसा नहीं होगा। और अपॉर्चुनिटीज भी सब लोगों को बराबर मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विस, जिसको हम गवर्नमेंट जॉब बोल देते हैं, और अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, उस सबको बराबर मिलेगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन इट फर्दर सेज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और फिर इसके बाद हम अपने लोगों के बीच में क्या प्रमोट करने की कोशिश करेंगे? फ्रिटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, कि सब लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन से है, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। assuring the dignity of the individual and unity integrity of the nation, ताकि हम भाईचारे से कैसे रहेंगे कि हम एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल डिग्निटी से रह सके, नंबर वन। नंबर टू, हमारी देश की जो यूनिटी है और इंटेग्रिटी है, एकता अखंडता जो है वो बनी रहे। फिर इस कंक्लूड करता है प्रियम्बल हमारा, दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को बना दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर वहां पर इसको अडॉप्ट कर लिया और इनैक्ट कर दिया और खुद को ही डेडिकेट कर दिया, एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमने ही बनाया और खुद को ही डेडिकेट कर दिया, लोगों ने ही बनाया और लोगों को ही डेडिकेट कर दिया, तो लोगों का अपना डॉक्यूमेंट है ये, राइट। सो दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल इज। अब आगे आपके फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी मेंशन है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस की बात करता है, और ये जो राइट्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, और ये ज्यादातर पॉलिटिकल और सिविल नेचर के राइट्स हैं और एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है खास। ओके, am I now? Okay, so what I'm saying is that fundamental rights and directive principles, these are one of the very important aspects or parts of the mention in the Constitution of India. Part 3 of the Constitution deals with fundamental rights and they talk about human rights. Generally जब हम human rights की बात करते हैं तो वो human rights का element जो है हमारे fundamental rights में include करने की कोशिश की गई है। तो पॉलिटिकल और सिविल नेचर के हैं ये, और हमारे खासियत में इसकी बात आपको बता रहा था कि इसकी खास बात ये है कि दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। लॉ ऑफ कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करता है। अगर ये वायलेट हो, इसका मतलब ये है कि अगर ये वायलेट हो रहे हैं तो आप सीधे अपने जो है अप्रोच जो है आप कोर्ट को कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और 226 में हाई कोर्ट सीधा आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये राइट कौन कौन से हैं? द राइट इंक्लूड इक्वालिटी बिफोर लॉ, द राइट not be discriminated against on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth, equal opportunity in matters of public employment, the abolition of untouchability, freedom of speech and expression, right to form associations and unions, freedom of movement throughout territory of India and to reside in any part of the country, the right to practice any profession or occupation, protection again upon conviction of for offences, right to life and personal liberty, protection at the time of arrest and detention, prohibition of traffic in human being and forced labor, prohibition of employment of children in factories and other hazardous employment, freedom of conscience, profession, practice and propagation of religion and management of religious affairs and protection of cultural and educational right of minorities। तो ये सारे के सारे राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके बाद एक राइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मेंशन नहीं था, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर इनमें से कोई भी राइट आपका वायलेट होता है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच द
कोर्ट, डायरेक्टली आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट उसकी इन्फोर्समेंट इंश्योर करेगा. The chapter was revolutionary as it broke the barriers of the Indian traditional and hierarchical society, did not recognize the principle of individual equality. तो ये जो हमारा चैप्टर था फंडामेंटल राइट वाला, ये बड़ा रेवोल्यूशनरी था क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक सोशल हायरार्की बनी हुई है. कुछ लोग टॉप पे हैं, फिर कुछ मिडिल में हैं, कुछ बॉटम पे हैं. तो ये जब फंडामेंटल राइट की बात आई, जो सबको यूनिफॉर्मली एक साथ और एक बराबर मिलने वाले थे, उसने उस कास्ट हायरार्की को तोड़ दिया. तो और ये इंश्योर किया कि वहाँ पर हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी हो. तो जो लोग पुराने सिस्टम के साथ एसोसिएटेड थे और जो प्राइम पोजीशंस पे थे, उनको ये बात शुरुआत में अच्छी नहीं लगी. देन इसके बाद आ जाते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंक्लूडेड इन चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्टेट पॉलिसी इन सोशल सेक्टर. अब ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कई चीज़ें हैं. इसमें गोल्स हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं. इसमें कुछ राइट्स हैं, है ना, इकोनॉमिक राइट्स हैं इसमें, कि हाँ, जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट में नहीं मेंशन थे वो हैं. और प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को फ्यूचर में बनाने वाली है. सो दे आर इंटरप्रेटेड एज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स and are classically socialist in nature and fulfill the social revolution agenda of the preamble. The provisions are not enforceable by any court of law. अब इनके बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में और फंडामेंटल राइट के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, जो आप काफ़ी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, जबकि फंडामेंटल राइट होते हैं. लेकिन दे प्रोवाइड अ गाइडेंस इन carrying out and drafting laws regarding human and social development. The provision laid down in article includes, अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है क्या क्या. राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, right to equal pay for equal work for both men and women, right to healthy working conditions of men, women and children, protection to children against exploitation and against moral and material abandonment, provisions for equal justice and free legal aid, organization of village panchayats or local village bodies as units of self-government, right to work, right to education, and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, and disablement, provisions for just and humane conditions of work and maternity relief, and provisions for work and living wage for workers, provisions for a uniform civil code for the citizens, promotion of education and economic interest of weaker section, provision to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health, provisions for preserving and improving the animal breeds, protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, protection of monuments and places and objects of national importance, provisions for separation of judiciary from executive and promotion of international peace and security. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड हैं. दैट्स इट.